हेलो, आज की एनाटॉमी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है या प्रजनन क्या है? प्रजनन या रिप्रोडक्शन संतान पैदा करने की एक प्रक्रिया है। मानव में जो प्रजनन होता है वो सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें मेल और फीमेल दो पार्टनर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमें दो प्रकार के सिस्टम को स्टडी करना होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज की क्लास में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में जानेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जो पुरुष प्रजनन प्रणाली है उसमें मुख्य अंग शामिल होते हैं टेस्टिस या वृषण, बहुत सारी डक्ट्स, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स और कई सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स जिसमें स्क्रोटम और पेनिस शामिल हैं। इनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्रोटम क्या है। स्क्रोटम, जिसे हिंदी में अंडकोश कहते हैं, यह एक स्किन की बनी हुई थैली जैसी संरचना होती है। साथ ही इसमें स्किन के अलावा सबक्यूटेनियस टिश्यूज भी होते हैं और कुछ मसल होती हैं जो टेस्टिस को होल्ड करता है। ठीक है ना, स्क्रोटम क्या करता है? टेस्टिस को होल्ड करता है। अंडकोश की त्वचा एक थैली के जैसी है, जो दिखने में ऐसा लगता है कि वो एक है, बट एक्चुअली वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और जहां से डिवाइड होता है वहां पर एक गहरी लाइन भी बाहर से दिखाई देती है, जिसे हम रेफे कहते हैं। आंतरिक रूप से यदि देखें तो स्क्रोटल सेप्टम हमारे स्क्रोटम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेफ्ट और राइट, जिनमें एक एक टेस्टिस होती है। सेप्टम सबक्यूटेनियस टिश्यूज से और मांसपेशियों से बना हुआ होता है। जो मांसपेशी होती है इसमें मेन, वो होती है डार्टस मसल। ठीक है, तो जो डार्टस मसल है वो सेंटर में भी है और सबक्यूटेनियस लेयर में नीचे भी होती है। इसके अलावा एक स्क्रोटम में क्रीमेस्टर मसल होती है, जो स्केलेटल मसल्स के बैंड की बनी होती है और डिसेंड करती है इंटरनल ओब्लिक मसल से, उसी का एक एक्सटेंशन होती है और स्पर्मेटिक कोर्ड से आकर सराउंड करती है वो टेस्टिस को, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसको होल्ड भी करती है। स्क्रोटम का स्थान कहाँ होता है? आउटसाइड द बॉडी। तो ये जो जगह है आउटसाइड द बॉडी होना, ये इसके लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें दो एक स्पेशल अडेप्टेशन होते हैं कि एक तो ये आउटसाइड ऑफ बॉडी है, और एक जो मसल की एक्टिविटी है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा डाउन, यानी 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। तो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कम टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए ही जो स्क्रोटम है वो आउटसाइड द बॉडी होते हैं। और ये जो, अगर टेम्परेचर ठंडा हो, और ज़्यादा ठंडा हो जाए जैसे सर्दी के मौसम में, तो उस समय इस ठंड के मौसम के रेस्पॉन्स में जो क्रीमेस्टर और डार्टोस मसल है वो सिकुड़ जाती हैं, टेस्टिस ऊपर खींचती हैं, बॉडी के पास आ जाती हैं और बॉडी से कुछ टेम्परेचर वो ले लेती हैं। तो ठंड के मौसम में ये अडेप्टेशन रहेगा। इसके अलावा जो डार्टोस मसल के संकुचन से जो अंडकोश या स्क्रोटम है उसकी जो स्किन है वो भी रिंकल्ड हो जाती है, तो हीट लॉस को वो कम करती है। इसी प्रकार यदि इसका अपोजिट हो, यानी गर्मी के मौसम में या हॉट वेदर में उल्टा हो जाएगा, जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी, टेस्टिस बॉडी से दूर चली जाएंगी और जो रिंकलनेस है वो समाप्त हो जाएगी, जिससे हीट लॉस इजीली हो पाएगा। तो ये स्पेशल अडेप्टेशन मसल्स और स्क्रोटम के आउटसाइड ऑफ बॉडी होने का होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं टेस्टिस के बारे में, जिसे हम हिंदी में वृषण कहते हैं या टेस्टिकल्स कहते हैं। ये अंडाकार ग्रंथियां या ग्लैंड्स होती हैं जिनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इनका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर और जो व्यास होता है वो 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच का होता है। प्रत्येक टेस्टिस का जो
वेट है वो 10 से 15 ग्राम होगा। टेस्टिस ओरिजिनली जो बनती है या डेवलप होती है वो हमारे शरीर के अंदर होती है, भ्रूण में, उस शरीर के अंदर किडनी के पास डेवलप हो रही होती है और जन्म से पहले यानी लगभग 7वें महीने के अंत में ये स्पर्मेटिक कोर्ड के थ्रू, इन्ग्विनल कैनाल के थ्रू इस रास्ते से स्क्रोटम में आ जाती है। यदि वो समय पर आ नहीं पाए, डिलीवरी के बाद भी स्क्रोटम में नहीं हो, तो इस कंडीशन को अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं और इसमें जल्दी से जल्दी एक्शन की जरूरत पड़ती है ताकि टेस्टिस को स्क्रोटम में लाया जा सके। टेस्टिस जो है वो पार्शियली कवर्ड होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस नाम की एक सीरस मेम्ब्रेन से। तो यहाँ आप देख सकते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस है जो टेस्टिस को आंशिक रूप से कवर करती है और अंदर का जो पार्ट होता है वो एक टिश्यू से बना होता है, रेशेदार या फाइब्रस टिश्यू होते हैं जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। और जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है उसके कुछ अंदर सेप्टम बनते हैं जो टेस्टिस को बहुत सारे कॉलम्स या ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। अब ये जो कॉलम्स और ब्लॉक्स हैं इसमें बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, लगभग 200 से 300 ये ब्लॉक्स या लोब्यूल्स होंगे और इनमें जो टाइट कुंडलित अवस्था में नलिकाएं होती हैं जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही वो जगह है जहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स शुक्राणुओं या स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं, उस प्रोसेस को शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। सेमिनिफेरस नलिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, स्पर्मेटोजेनिक कोशिकाएं जो स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं उन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और उनको सपोर्ट करने वाली कोशिकाएं सर्टोली कोशिकाएं या सर्टोली सेल्स कहलाती हैं। सर्टोली सेल्स बहुत सारे कार्य करती हैं जो स्पर्म प्रोडक्शन को हेल्प करें। स्पर्मेटोगोनिया बचपन के दौरान निष्क्रिय रहती हैं परंतु प्यूबर्टी के बाद वो एक्टिव हो जाती हैं और स्पर्म प्रोडक्शन शुरू कर देती हैं। अब हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। मनुष्यों में शुक्राणु जनन एक मैच्योर स्पर्म बनने में लगभग 65 टू 75 डेज का समय लगता है। ये स्पर्मेटोगोनिया से शुरू होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। शुक्राणु जन जो ये स्पर्मेटोगोनिया है वो डिवाइड होती हैं माइटोटिक डिवीजन या समसूत्री विभाजन के माध्यम से और अन्य स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास ही रहती हैं और फ्यूचर में शुक्राणु जनन में भाग लेने के लिए एक पूल का काम करती हैं, रिजर्व के रूप में काम करती हैं। और कुछ स्पर्मेटोगोनिया बेसमेंट मेम्ब्रेन को छोड़कर नीचे की ओर आ जाती हैं और बहुत सारे विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी अभी 46 गुणसूत्र ही होते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया जो नीचे आ रहा है ल्यूमन की तरफ, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया है और उसमें भी 2n मतलब 46 क्रोमोसोम है। अब नेक्स्ट स्टेज में अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है। मियोसिस 1 दो मियोसिस होते हैं इसमें शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में। तो पहले मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 1 के फलस्वरूप जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है और प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 गुणसूत्र होते हैं यानी अगुणित संख्या हो गई, 2n की बजाय n हो गया। अब प्रत्येक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसका फिर से मियोसिस 2 होता है या अर्धसूत्री विभाजन 2 होता है और दो स्पर्मेटिड्स बनते हैं प्रत्येक से। तो टोटल एक जो स्पर्मेटोगोनिया है उससे 4 स्पर्मेटिड्स बन गए और इन स्पर्मेटिड्स में भी क्रोमोसोम्स की संख्या 23 होती है यानी हाफ हो गई। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो अंतिम चरण है वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है जिसमें स्पर्मेटिड्स का विकास स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म या शुक्राणु बनने में होता है।
ये प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद जो स्पर्म्स हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमन या नलिका में प्रवेश कर जाते हैं उसकी वॉल से, और सर्टोलिस कोशिकाओं द्वारा स्रावित जो फ्लूइड है उसके साथ साथ वो नलिकाओं में आगे बहते हुए चले जाते हैं। अब देखते हैं कि स्पर्म क्या होते हैं। प्रत्येक दिन लगभग 300 मिलियन शुक्राणु स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रक्रिया को पूरा करते हैं। एक शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोन लंबा होता है और इसमें हेड, नेक, मिड पीस और टेल जैसी कई संरचनाएं होती हैं जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये हेड है, यहाँ छोटा सा एक कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट नेक है, ये मिड पीस है और पीछे टेल। शुक्राणु का चपटा नुकीला सिर लगभग 4 से 5, ये मीटर लिखा हुआ है, इसको आप माइक्रोमीटर कर लें, 4 से 5 माइक्रोमीटर, ठीक है, या म्यू लगना रह गया, माइक्रोमीटर लंबा होता है और इसमें 23 गुणसूत्रों वाला एक न्यूक्लियस होता है जिसमें 23 क्रोमोसोम या हाफ क्रोमोसोम्स होंगे। न्यूक्लियस के सामने एंजाइमों से भरा हुआ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, और इस एक्रोसोम की मदद से ही जो स्पर्म है का न्यूक्लियस जो है वो एंटर करता है oocyte के अंदर। हेड के पीछे एक कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक होती है जिसमें सेंट्रियोल्स होते हैं। बीच के हिस्से को जिसमें मिड पीस कहते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो शुक्राणु को निषेचन के स्थान पर पहुंचने और मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी देता है। शुक्राणु का जो अंतिम पार्ट होता है वो नेक होती है जो शुक्राणु की मूवमेंट में हेल्प करती है। एक बार इजैक्यूलेशन होने के बाद ज्यादातर जो शुक्राणु हैं वो मादा प्रजनन पथ या वेजाइना में या पूरे उस रास्ते में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 48 आवर्स से ज्यादा जीवित नहीं रहती। नेक्स्ट पार्ट आता है एपिडिडिमस। तो यहाँ जब टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये स्पर्म बन जाते हैं तो इफरेंट नलिकाओं द्वारा ये प्रवेश करते हैं एपिडिडिमस में। एपिडिडिमस एक कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो लगभग 4.5 सेंटीमीटर लंबी होती है और प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में ये होती है। ऊपर की साइड में हेड जो थोड़ा सा चौड़ा पार्ट होता है और फिर नीचे बीच में बॉडी और सबसे लास्ट पार्ट इसका टेल होता है। इसमें बहुत सारी नलिकाएं होती हैं जो कुंडलित अवस्था में रहती हैं। डक्टस एपिडिडिमस की जो कुंडलित नलिकाएं हैं अगर इनको स्ट्रेट किया जाए तो उनकी जो लंबाई है वो लगभग 20 फीट हो जाएगी। यह शूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम द्वारा लाइंड होती है और स्मूथ मसल्स की लेयर्स द्वारा ये घिरी हुई होती है। कार्यात्मक रूप से एपिडिडिमस शुक्राणुओं की परिपक्वता की साइट है, मतलब यहाँ स्पर्म्स का मैच्योरेशन होता है और शुक्राणु गतिशीलता प्राप्त करते हैं ताकि एक ओवम को निषेचित कर सकें। इसकी एबिलिटी उनमें आ जाती है मैच्योरेशन के दौरान। नेक्स्ट संरचना है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस एपिडिडिमस के बाद यहाँ से शुरू होती है, इसे हम डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं और ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह एपिडिडिमस की टेल से शुरू होती है और एपिडिडिमस की पिछली सीमा के साथ साथ स्पर्मेटिक कॉर्ड के माध्यम से ये पेल्विक कैविटी में प्रवेश करती है। इसका जो लास्ट पार्ट होता है वो थोड़ा सा डायलेटेड होता है जिसे हम एम्पुला कहते हैं। मस्कुलरिस जो है इसकी वास डिफरेंस की वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है और इसमें 3 लेयर्स होती हैं। भीतरी और बाहरी लेयर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर की होती हैं और बीच की लेयर सर्कुलर होती है। कार्यात्मक रूप से यदि देखें तो डक्टस डिफरेंस यौन उत्तेजना के दौरान अपने मस्कुलरिस की मदद से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा जो एपिडिडिमस से शुक्राणुओं को पुश करता है यूरिथ्रा की तरफ, इजैक्यूलेशन के लिए हेल्प करता है। अब आता है स्पर्मेटिक कोर्ड। स्पर्मेटिक कोर्ड एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी दो हैं, एक लेफ्ट एक राइट, जिनका मुख्य कार्य सक्रोटम के अंदर टेस्टिस को सहारा देना है और उनको सस्पेंड करना है, निलंबित करना है, लटका के रखना है। इसमें डक्टस, वास डिफरेंस, टेस्टिस, वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स और क्रीमेस्टर मसल्स शामिल होती हैं। इजैक्यूलेटरी डक्ट।
जो इजैक्युलेटरी डक्ट होती हैं वो लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और ये सेमिनल वेसिकल्स की जो वाहिनी या ट्यूब आती हैं उनके साथ मिलकर एक डक्ट बनाती हैं और प्रोस्टेटिक जो यूरिथ्रा है उसमें ओपन होती है जहां वे शुक्राणु और सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड को बाहर निकालती हैं। सेमिनल वेसिकल्स पाउच के जैसी संरचनाएं होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेमिनल वेसिकल्स हैं। ये लगभग 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। सेमिनल वेसिकल्स नलिकाओं के माध्यम से एक क्षारीय या बेसिक फ्लूइड सीक्रेट करते हैं जिसमें फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और कोएगुलेटिव प्रोटीन्स होते हैं और ये सीमन का एक घटक बनता है ये फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड क्षारीय प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो मेल यूरिथ्रा है या फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो एसिडिक होता है और वहां पर यदि डायरेक्ट स्पर्म पहुंच जाएंगे बिना सेमिनल फ्लूइड के तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो सेमिनल फ्लूइड का जो बेसिक नेचर है या क्षारीय प्रकृति है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और वो जो स्पर्म है वो वहां पर इजीली वायबल रहते हैं। जो स्पर्म सीमन जो है वो एक मिक्सचर है स्पर्म का और सेमिनल फ्लूइड्स का। इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सिक्रीशन, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियों के सिक्रीशंस शामिल होते हैं। प्रोस्टेट एक सिंगल डोनेट शेप की एक ग्रंथि होती है। एक ही ग्रंथि होती है जो इस यहाँ पर यूरिथ्रा को चारों तरफ से घेरती है। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और आगे से पीछे का जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर होती है। प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस भी वीर्य या सीमन का पार्ट बनते हैं जो लगभग 25% हिस्सा उसका बनाती हैं और ये सिक्रीशन भी शुक्राणुओं की गतिशीलता और उसकी वायबिलिटी को बनाए रखने में योगदान करते हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स ये 2 होती हैं, युग्मित होती हैं, पेयर्ड होती हैं और मटर के दाने के आकार की होती हैं। ये यूरिथ्रा के दोनों तरफ होती हैं और प्रोस्टेट के नीचे होती हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी यूरिथ्रा में एक क्षारीय या बेसिक नेचर का फ्लूइड सीक्रेट करती हैं जो यूरिथ्रा में जो एसिडिक नेचर है उसको निष्क्रिय करके शुक्राणुओं की रक्षा करती है। अब आता है पेनिस। पेनिस में मूत्र मार्ग होता है और वीर्य या सीमन के इजैक्यूलेशन के लिए भी एक रास्ता होता है। कॉमन पाथवे होता है जिसमें से यूरिन और सीमन का जो निष्कासन होता है। यह आकार में सिलिंड्रिकल होता है। इसमें एक बॉडी, एक रूट और एक ग्लांस होता है। ठीक है, रूट सबसे बेस में यहाँ पर, इसके बाद ये रूट है, ये इसकी बॉडी है और लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसे हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। पेनिस की जो बॉडी है उसमें 3 स्पेशल मासेज होते हैं, सिलिंड्रिकल मासेज होते हैं जिन्हें इरेक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं। ये फाइब्रस टिश्यूज से बने होते हैं जिन्हें ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है, उससे ये कवर्ड होते हैं। टोटल ये 3 मासेज होते हैं, 2 डोर्सोलेटरल हैं जिन्हें हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं और एक वेंट्रल साइड में है जिसे हम कॉर्पस स्पोंजियोसम कहते हैं। तो जो यूरिथ्रल पाथवे है, यूरिथ्रा है, वो कॉर्पस स्पोंजियोसम के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये यूरिथ्रा है। स्खलन या इजैक्यूलेशन के दौरान इसे ओपन रखने में मदद करता है ताकि जो स्पर्म है वो इजीली बाहर आ सके। कॉर्पस स्पोंजियोसम का जो लास्ट पार्ट होता है वो एकॉर्न शेप का होता है जिसे ही एक्चुअली ग्लास पेनिस कहा जाता है। ये सारी तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज द्वारा कवर्ड होती हैं और ब्लड वेसल्स और आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स बीच में होती हैं। ये जो तीनों सिलिंड्रिकल मासेज हैं जिन्हें हम इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं, इनमें कई ब्लड साइनसेज होते हैं और
ये साइनसेज एंडोथेलियल कोशिकाओं द्वारा लाइंड रहते हैं और स्मूथ मसल्स और जो इलास्टिक फाइबर्स हैं उसके ये बने होते हैं। पेनिस के जो ग्लांस पार्ट है या ग्लांस पेनिस है उसको कवर करने के लिए जो स्किन होती है उसे हम प्रीप्यूस या फोरस्किन कहते हैं। पेनिस की रूट में एक बल्ब होता है। ये पेनिस का बल्ब है जो कॉर्पस स्पोंजियोसम का ही लास्ट पार्ट है। इसके अलावा दो क्रूरा होते हैं, क्रूरा ऑफ पेनिस, जो कॉर्पस कैवर्नोसा के दो पार्ट होते हैं। पेनिस का बल्ब पेरिनियम की जो डीप मसल्स हैं उनकी निचली सतह से जुड़ा होता है और बल्बो स्पोंजियोसस नाम की पेशी से कवर्ड होता है, मसल से कवर्ड होता है। इसी प्रकार जो इसके क्रूरा हैं वो बल्ब से थोड़ा सा दूर की तरफ जाते हैं और इस्चियल और इंफीरियर प्यूबिक रेमाई से जुड़े होते हैं तथा इस्चियो कैवर्नस मसल्स से कवर्ड होते हैं। तो ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डिटेल है जिसमें हमने एनाटॉमी और इसकी फिजियोलॉजी पढ़ी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ऐसे ही उपयोगी लेक्चर्स के जो अपडेट्स जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।